आगे आपका स्पेशल केस, ये लास्ट मैंने डिस्कस आपके साथ किया था कि आर्बिट्रेशन के केसेस होती हैं जिनको हम स्पेशल ट्रीट करते हैं। आप दो फ्रीक अगर आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें और उस एग्रीमेंट की बेस पे डिसाइड करवाना चाहें कोर्ट से कोई मामला, तो वो स्पेशल केस ट्रीट होता है। ठीक है, जैसे आर्बिट्रेशन जितना भी आप करते हो, वो आर्बिट्रेशन में दो फ्रीक के इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, या तो वो मामला आर्बिट्रेटर के पास जाता है। अगर वो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट पे एग्री ना हो, ठीक है, तो उसके आगे प्रोसीजर है, वो खुद अपॉइंट कर ले, खुद नहीं अपॉइंट कर सकती, फिर कोर्ट अपॉइंट करके देती है। अगर वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उनके पास आगे फर्दर प्रोसीडिंग या अपील कर सकते हैं कुछ भी। उसके साथ एक और काम है वहाँ पे आर्बिट्रेशन में कि अगर आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही ना करना हो और अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया है कि हमारा कोई भी इशू होगा तो उसका डिसीजन हम कोर्ट से करवाएंगे। ठीक है, वो इशू आप यही समझ लें, तो वो एक इशू फ्रेम करके कोर्ट को दे दिया जाता है। उसके ऊपर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको सिर्फ इन्वोक किया जाता है ताकि उस इशू का आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किसी कंक्लूजन या डिसीजन पे पहुंचा जा सके। उसको हम कहते हैं स्पेशल कैटेगरी के केसेस। ठीक है, ये आप एक रेफरेंस टाइप ही समझ लें जिसके ऊपर कोई प्रॉपर उस तरह की प्रोसीडिंग नहीं होती कि किसी को समन नोटिस इशू होता है या किसी को प्लेट ड्राफ्ट होती है। ये प्लेट सिर्फ वही है जो उनका एग्रीमेंट होता है और उसके साथ जो उनकी बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम इशू कहते हैं वो कोर्ट के सामने रख दिया जाता है और कोर्ट उसके ऊपर जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करके डिसाइड करती है। ये है स्पेशल केस। ठीक है, नेचर जो इसकी होती है। अब इसकी वर्डिंग देख लें एक दफ़ा स्पेशल केस की। पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। ठीक है, वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग, ये वो एग्रीमेंट है, एग्री इन राइटिंग to state a case for the opinion of the court when the court shall try, then the court shall try and determine the same in the manner prescribed। अब खाली ओपिनियन नहीं ली जाती, ये मैनर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि अगर कोई उनके सामने डिस्प्यूट आ गया इन फॉर्म ऑफ इशू, तो उस इशू के ऊपर पार्टीज को डेफिनेटली वो अपनी अपनी एविडेंस लेके आने के लिए कहेगी और उस इशू के ऊपर जब एविडेंस क्लोज हो जाएगी तो फिर एक प्रॉपर उसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा जिसको यहाँ पे ओपिनियन का नाम दिया गया है। मैनर प्रिस्क्राइब्ड है सीपीसी के अंदर और कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है किसी केस के डिसीजन के लिए जब तक कि वो एक प्रोसेस ऑफ ट्रायल से ना गुजरे। ठीक है, ये इसलिए इसको स्पेशल केस कहा गया था और ये ऑर्डर 36 इसको प्रोसीजर के लिहाज से डील करता है। या आपने उसके साथ लिंक रखना है। सेक्शन जो 90 है आपका, ये आप आर्बिट्रेशन एक्ट क्रॉस रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हो। ये जब भी कोई दो फ्रीक आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन जो होती है उसकी बेस पे अगर कोई लिखा हो कि अगर हमारे दो फ्रीकन के दरमियान कोई कल को डिस्प्यूट पैदा हुआ तो हम बजाय आपस में लड़ने के, फैसले करने के, ना कि हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करना, हमने वो मैटर रेफर करना है कोर्ट को। और कोर्ट जहाँ भी सीपीसी में आता है आपको पता है उसका मतलब है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास कोई और अदर क्राइटेरिया नहीं किसी भी इशू को डिसाइड करने के लिए जो तरीकाकार सीपीसी के अंदर ट्रायल का दिया गया है। अगर ऑर्डर 14 में कोई इशू फ्रेम होता है तो आगे प्रोसीडिंग है, अगर इशू ऑफ लॉ है तो वो पहले डिसाइड होता है। आपको ये अंदर की बातें हैं जो सीपीसी इशू ऑफ लॉ है, अगर खाली जस्ट लॉ पॉइंट पे इशू है वो सबसे पहले डिसाइड होता है, फैक्ट्स की तरफ बाद में जाया जाता है और लॉ के ऊपर एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। और डेफिनेटली कुछ लॉ, मैंने अक्सर बात कहा है कि लॉ कॉमन सेंस पे बेस करता है और अगर फैक्ट है तो फैक्ट हमेशा एविडेंस के ज़रिए प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है। तो अगर ये फैक्ट कोर्ट के सामने एक फैक्ट आ जाए जिसको आप आर्बिट्रेशन के जरिए इन राइटिंग एग्रीमेंट के जरिए सामने लेके आते हैं तो प्रोसेस वही है जो ट्रायल के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करने का है और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ऑर्डर 36 जब हम ऑर्डर में जाएंगे उसको डिटेल से देखेंगे कि आपने अगर स्पेशल केस फाइल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आपने उसको इन राइटिंग कोर्ट के सामने पेश करना है और उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। अब आप आगे आपका आ गया जनाब क्या आर्बिट्रेशन कोर्स बेसिकली उस सेंस में नहीं होती आर्बिट्रेशन। अगर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट सारा पढ़ा हो तो उसमें तरीकाकार ये है, आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेशन अपॉइंट कैसे होता है,
वो पार्टीज को कहा जाता है आप खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, ठीक है। वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर जब लिखा होता है तो वो उसको पॉइंट कर लेती है। अगर वो रीजनेबल टाइम में वो पॉइंट कर लें तो फिर तो वो डिसीजन करता है आर्बिट्रेटर। उसका जो डिसीजन होता है वो डिसीजन नहीं होता, वो अवार्ड कहलाता है, ठीक है। उस अवार्ड को आप फर्दर चैलेंज कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन में वैसे डायरेक्ट नहीं होती। फिर अगला प्रोसीजर आर्बिट्रेशन में क्या है, अगर पार्टीज फेल हो जाए किसी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में अपने एग्रीमेंट के मुताबिक, तो फिर आगे कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोई एक फ्री कोर्ट में चला जाता है सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट की हद तक। फिर कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देती है, डिसीजन फिर भी आर्बिट्रेटर ही करता है, कोई भी। देखिए फिर वो अमूमन तो ये होता है कि पहले कॉन्सेंट होती है, आर्बिट्रेटर हमेशा कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज पे डिपेंड करती है। और अगर कॉन्सेंट में फेल हो गए हैं दोनों, एक रीजनेबल बंदा या अपॉइंट करने का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अपॉइंट नहीं कर सके, तो फिर मामला कौन टेकअप करता है, कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट फिर अपॉइंट करके देती है। और वो बंदा जो है वो जो डिसीजन करता है, अगर किसी फरीक को वो एक्सेप्ट नहीं तो वो अवार्ड कहलाता है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। स्पेशल आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं होगी तो वो फर्दर उसी को चलाते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ये लगे ये है कि अगर फर्ज कर लें तो एक एग्रीमेंट लिखा है, ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म अगर डाल दी जाए कि हमारे दरमियान जो डिस्प्यूट होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब डिस्प्यूट आ गया, कोई दावा नहीं, कोई रिटन स्टेटमेंट है, डिस्प्यूट है, ये एक पॉइंट पर डिस्प्यूट, उसका केस जो फाइल होगा वो स्पेशल केस होगा, वो सिविल कोर्ट में रहेगा। अब वो आर्बिट्रेशन की तरफ तो देर ही नहीं है ना, आर्बिट्रेशन की तरफ जाने के लिए उनको अपने एग्रीमेंट के अंदर ये तरीकाकार खुद लिखना पड़ता है कि हम डिस्प्यूट होगा तो मामला जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो फिर खुद ही अपॉइंट करते हैं। अगर वो खुद अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं फिर वो एक फ्री कोर्ट में चला जाता है, तो जनाब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था, एग्रीमेंट में लिखा है नहीं किया तो कोर्ट कर दे अपॉइंट, फिर कोर्ट अपॉइंट करती है, कोर्ट फिर पीछे हट जाती है, फिर वो अपॉइंट हो जाता है, फिर डिसीजन सारे का सारा आर्बिट्रेटर ही करते हैं। उसको अवार्ड कहते हैं, अगर वो एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आर्बिट्रेशन कोर्ट स्पेशल आपने कहीं भी काइंड नहीं पड़ी होगी, आप सिविल की साइड पे भी चले जाएं, सिविल में भी दो कैटेगरी है और क्रिमिनल साइड पे भी दो कैटेगरी ऑफ कोर्ट्स है। तीसरी कैटेगरी कौन है, सिर्फ एक अभी रिसेंटली अमेंडमेंट के जरिए एडीआर कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐड हुआ था। आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं, अगर वो मामला उस तरह होता तो पूरे एक्ट में कहीं लिखा हुआ, वहाँ भी कोर्ट है। आगे आपका है स्पेशल प्रोसीडिंग्स हो गई, स्पेशल केस हो गया। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर क्या ये सेम चीज़ें हैं ये दोनों? सर तीन नाम यूज होते हैं। मीडिएटर होता है, ये आपने एक ऐसी टर्म ड्रा की है जो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की है। मीडिएटर दो स्टेट्स के दरमियान जो कंसिलिएशन का किरदार अदा करता है उसको कहते हैं, और मीडिएटर खुद इंटरवीन करता है, मीडिएटर खुद आता है। जैसे इमरान खान चला जाता है ईरान और सऊदी अरब, ये मेडिएशन करवा है, वो खुद आ जाता है मीडिएटर, ठीक है। रिकंसिलिएशन ड्यूटी कोर्ट की आ जाती है या किसी फ्री की लगा दी जाती है। ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना, इसको खुद पार्टीज अपॉइंट करती है कि ये हमारे दरमियान सालत होगा। मीडिएटर जो है ये खुद से आता है, ठीक है। वो दो फ्रीकन लड़ रहे हैं, उन दोनों को जाके कन्विंस करना कि भाई यार ना लड़ो, मैं आपका मामला सॉर्ट आउट कर देता हूँ, वो खुद से जो बंदा आता है उसको हम मीडिएटर कहते हैं, जिसने खुद मामले के अंदर दखल अंदाजी की है, सिर्फ रिकंसिलिएशन करवानी या उनके दरमियान को मसालत करवानी या सुलह करवानी, जो खुद आता है उसको मीडिएटर कहते हैं। जो आर्बिट्रेटर होता है ये कॉन्सेंट ऑफ पार्टी से अपॉइंट, ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, आगे सेक्शन 91 है आपका पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। ये बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट में पढ़ा होगा, दो तरह की न्यूसेंस होती है, एक पब्लिक न्यूसेंस होती है, एक प्राइवेट न्यूसेंस होती है, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होती है, और पब्लिक न्यूसेंस जो होती है वो किसी भी एक्ट को, अगर पब्लिक एट लार्ज को कोई चीज़ अफेक्ट करती हो तो वो कैटेगरी है पब्लिक न्यूसेंस की। और पब्लिक न्यूसेंस का जो केस है ये भी आप स्पेशल केस ट्रीट होता है। आपने सेक्शन 9 जब अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन पढ़ा था उसके अंदर आपने कंडीशनल बार पढ़ी होंगी
उसके अंदर ये है कि ये पहले, अब तो अमेंडमेंट इसमें भी आ गई हुई है कि आपको एडवोकेट जनरल की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको डायरेक्ट सूट फाइल करते हैं या आप डिप्टी कमिश्नर या डीसीओ की परमिशन भी ले लें तो वो है। लेकिन अगर आपके पास ये काम भी नहीं है तो एक और वे बताया हुआ है, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 1 रूल 8 आपके पास एक और ऐसा मोड है जिसके जरिए आप ये पब्लिक न्यूसेंस का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोर्ट उसके ऊपर इस कंडीशन को, ये मैंडेटरी नहीं है वैसे, अभी इसके ऊपर हाई कोर्ट ने दे दिया है कि आप जो है वो लोकल फोरम पे इसकी परमिशन ले सकते हैं, आप इसको कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। अब ये कोई बंदा अगर पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल करे और वो ये एस्टेब्लिश ना कर पाए कि ये न्यूसेंस पब्लिक को हो रही है तो फिर केस वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है। एक बंदा कहे जी सिर्फ मेरी जात की हद तक मुझे डैमेज है इस न्यूसेंस, ठीक है, तो फिर ये 91 के अंदर केस आपका फाल नहीं करता। ये पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में जब पब्लिक एट लार्ज किसी एक्ट से अफेक्ट हो रही होगी तो तब आपका केस मेंटेनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक कमेंट्री जो है आपके पास आमर रजा की बुक हो तो कमेंट्री के अंदर उसने कैटेगरी कर दी कि आप इस कैटेगरी के केसेस को पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक और आपको मजे की बात बताऊं, बहुत ज्यादा सर्च करना या बहुत ज्यादा लॉ को तलाश करना तो एक एफर्ट है ही है। अगर आप एक सेकंड, अगर आपने जैसे हम इंजंक्शन पढ़ते हैं, किन केसेस में स्टे दिया जा सकता है, किन में नहीं दिया जा सकता, आपको एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी गई है सीपीसी के अंदर कि आप इस तरह के केसेस में स्टे ले सकते हैं, इस तरह के केसेस में नहीं ले सकते। जैसे सेक्शन 56 स्पेसिफिक रिलीफ का है, वो तो सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें भी बता दिया गया कि इंजंक्शन नहीं ले सकते। सेम इसी तरह 91 में भी बता दिया गया है कि अगर आपके केसेस इन कैटेगरी में फॉल करते होंगे तो आपके केसेस पब्लिक न्यूसेंस के होंगे। और पब्लिक न्यूसेंस का केस जो है वो आप स्पेशल परमिशन के बेस पे फाइल करते हैं। पहले वाली वो एडवोकेट जनरल 2 या 2 से ज़्यादा, ये अकेला बंदा सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो परमिशन लेते हैं एडवोकेट जनरल से, उसके बाद ये सूट फाइल होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, 93 के अंदर लिखा है, अगर आप एडवोकेट जनरल के पास नहीं गए तो आप डिप्टी कमिश्नर जो है उससे परमिशन ले लें और सूट फाइल करते हैं। और तीसरा तरीका ये है, आप ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन साथ दे दें कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पब्लिक का और उसकी बेस पे सूट फाइल कर रहा हूँ, तब भी आपका सूट मेंटेनेबल होगा। या जब हम ऑर्डर 1 रूल 8 पढ़ेंगे तो वो है रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो आप नुमाइंदे बन के किसी के वो सूट फाइल कर सकते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। वरना ये राइट 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का है जो पब्लिक न्यूसेंस, जो 2 या 2 से ज़्यादा की लॉजिक या कॉमन सेंस ये है कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पता चला है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको काज ऑफ एक्शन पैदा हो रहा है, इसलिए 2 या 2 की कंडीशन लगाई गई, वरना सूट तो एक बंदा में फाइल कर सकता है। आपने आगे जाके देखा होगा जिस केस में 10-12 मदई हों और केस को कंडक्ट करने में बड़ी मुश्किल आती है कोर्ट को, तो लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप कंडक्ट ऑफ सूट किसी एक प्लेंटिफ को दे दें, ठीक है। कंडक्ट ऑफ सूट किसी एक प्लेंटिफ को दे दें या कंडक्ट ऑफ सूट किसी एक डिफेंडेंट को दे दें। ये मल्टीप्लिसिटी या इम्बिग्यूटी को कम करता है। यही ऑर्डर 1 और रूल 8 के अंदर है कि आप किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर लें, लेकिन वो 2 या 2 से ज़्यादा 3-4 हो सकते हैं, 2 बंदे हो सकते हैं, लेकिन नुमाइंदा सिंगल बंदा फिर भी नहीं आता। आपने जितने सूट फाइल किए होंगे वो टाइटल हेड, वो पहले आने दे हो गया, ठीक है, फलाना वो कहते हैं सोसाइटी हो गई, एसोसिएशन हो गई, उस बेस के जो है वो बंदे ज़्यादा होते हैं, उसके पीछे 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, एसोसिएशन के पीछे भी 2 या 2 से ज़्यादा ही होते हैं। वर्डिंग हम इसकी पढ़ लेते हैं, अगर आप पढ़ के आओ तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाते हैं।
वो इसलिए अगर साथ आगे क्लैरिटी हो जाए। इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, डेफिनेशन पहले पढ़ लिया करो पब्लिक न्यूसेंस की, ये आपको मिलेगी जर्नल क्लॉजेज एक्ट से, जिसकी डेफिनेशन किसी लॉ के अंदर मौजूद नहीं होती, उस टर्म की डेफिनेशन जर्नल क्लॉजेज एक्ट से मिलती है। अपनी लाइफ में 2-3 काम कभी करना, लॉ पढ़ते पढ़ते एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू लाजमी पढ़ना और साथ जर्नल क्लॉजेज एक्ट पढ़ना, और तीसरी किताब है आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। इन 3 बुक्स को जब आप पढ़ लेते हो आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है। वकालत सिर्फ इतनी सी है, अमूमन कहा जाता है या जुडिशरी में ये जो होता है कि एक अच्छे और कम अच्छे वकील में, मैं बुरा नहीं कह रहा, अच्छे और कम अच्छे वकील में सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होता है। एक ही प्रपोजिशन है, एक ही प्रपोजिशन है, बस 2 लोगों ने उसके ऊपर अपने आप की तैयारी ऐसी की है कि एक ने सिर्फ सीपीसी पढ़ के गया और दूसरा उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू भी पढ़ गया, उसके ऊपर जनरल क्लासेस भी पढ़ गया, उसके ऊपर वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी पढ़ गया, और उसके ऊपर जाके वो ब्लैक स्लैट डिक्शनरी भी कंसल्ट कर गया। ठीक है, मैंने बहुत सारे केस इस सूरत में भी विन कर लिए कि मैं डेफिनेशन के ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ। हम प्रैक्टिस में डेफिनेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, डेफिनेशन से आप पूरे केस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ के अपने पास रखें। मटेरियल आ जाए, आपने जिसके साथ फाइट करनी है उससे ज्यादा क्या मटेरियल आपके पास हो, अल्टीमेटली आप जीत विन विन पोजीशन में चले जाते हैं। खैर आगे, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस एडवोकेट जनरल और 2 or more person having obtained the consent in writing of the advocate general may institute a suit। एक अकेले बंदे को बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है तो वो सूट फाइल कर सकते। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे एडवोकेट जनरल से परमिशन ले लिए। मैंने अभी आपको अमेंडमेंट भी बता दिया है कि ये चेंज हो गया, अब आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी ये ले सकते हैं। ये उन्होंने अल्टीमेटली को नहीं अभी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई पता नहीं सीपीसी, उसमें ये वैसे ही प्रोविजन खत्म कर रही है। आगे आप देखेंगे ये क्या, मे इंस्टीट्यूट ऑफ सूट दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड फॉर अ डेक्लेरेशन एंड इंजंक्शन और फॉर सच अदर रिलीफ एज मे बी अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। आपने देखा होगा जरूरी नहीं आपको कोई स्पेशल डैमेज हुआ हो न्यूसेंस से तो ही केस फाइल करना है, आप एप्रीहेंशन की बेस पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। आपको खदशा है अभी कि ये न्यूसेंस क्रिएट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, उस न्यूसेंस से आपको कोई स्पेशल डैमेज उस सोसाइटी को या उस पब्लिक एट लार्ज को कॉज नहीं हुआ, एप्रीहेंशन की बेस पे आप सूट फाइल करके उस न्यूसेंस को होने से या हुई है तो उसको रिमूव करने के लिए सेक्शन 91 को इन्वोक कर सकते हो। ये आपने देखा होगा 39 जिसमें इंजंक्शन, इसमें भी वर्ड यूज है, इंजंक्शन भी एप्रीहेंशन पे होता है। अगर तो कोई काज कर दे फिर तो इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इनफ्रैक्चर आपका कोई रास्ता ब्लॉक कर दे तो अब तो आपने उसको मैंडेटरी में जाके रिमूव भी करवाना है, रोकना तो नहीं है। एप्रीहेंशन है कि ब्लॉक कर देगा, अभी हुआ नहीं है फिर भी आप सीख करते हो इंजंक्शन। इसी तरह न्यूसेंस के कॉन्सेप्ट में अगर आपको डैमेज नहीं भी हुआ, खदशा जस्ट के आपको इसकी न्यूसेंस होगी। अभी एक बंदा कोई हैवी मशीनरी आपकी सोसाइटी में इंस्टॉल कर रहा है जिसका शोर उस पूरी लोकेलिटी को डैमेज करने जा रहा है, तो आप उसका पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल करके इंजंक्शन सीख कर सकते हो, या आप कोई डेक्लरेशन सीख कर सकते हो कि इस एरिया में ये टेंडरी ना लगाई जाए, ये लगाना इनलीगल है। ठीक है, इंजंक्शन या डेक्लरेशन, ये 2 चीजें, या तीसरी बात उसने इसमें लिखी एनी अदर टाइप ऑफ रिलीफ, ओपन आपको छोड़ दिया, किसी तरह का रिलीफ लेना है आप सेक्शन 91 के तहत 2 या 2 से ज्यादा लोग एक सूट फाइल कर लें और उस न्यूसेंस को आप रोक सकते हैं परमानेंटली भी, और उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये इलीगल अनलॉफुल है। और पब्लिक न्यूसेंस का जब भी आपके पास केस आए आपने जो फॉलो करना है वो सिर्फ सेक्शन 91 को करना है। आप परमिशन की तरफ नहीं जा रहे तो आप उस लोकेलिटी के लोगों के
आप ऑथराइजेशन ले लो, रिप्रेजेंटेशन ले लो, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, और आप सूट फाइल कर लो सेक्शन ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन में। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक लिस्ट पढ़ना चाह रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर ये डिटेल से आपको जहन में आ जाएगा, बजाय कि आप इसको आप लिस्ट अपने घर जब जाएंगे तो इसको आप बुक में भी बाहर निकाल कर लिख लें। कल को इन प्रपोजिशन में से कोई केस सामने आ जाए, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल फॉर आपको पता चल जाएगा कि ये केस पब्लिक न्यूसेंस का है। वो कैटेगरी यहाँ उसने लिखी हुई है, आगे पढ़ने छोटा सा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी राइट ऑफ सूट व्हिच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स प्रोविजन। ये अगर किसी को इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट न्यूसेंस, मेरे घर के साथ अगर कोई बड़ी सी आके मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है, आप समझ लें कि ऐसी मशीनरी है जिसमें हैमर है, ये जो सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए वो हैमर भी यूज़ करता है, वो बड़ी मतलब उसकी थरथराहट बहुत ज़्यादा है होगी, तो उससे एक सोसाइटी डैमेज हो सकती है। अगर सोसाइटी में से कोई बंदा नहीं आता तो वो एज वेल एज आपको प्राइवेट न्यूसेंस भी है। तो ये सेक्शन में क्लैरिटी करनी साथ दे के, अगर आपको पर्सनल कैपेसिटी में कोई इस तरह की न्यूसेंस है तो आप फिर भी आ सकते हैं। ऊपर बेशक टाइटल पब्लिक न्यूसेंस का है, लेकिन आप समझते हैं कि आपको प्राइवेटली इन्फ्रिंज करने जा रही है, तो भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। कैटेगरी सिर्फ आप देख लें शार्ट सी, बड़ी एस्टॉनिशिंग होगी अगर ये आप, शायद आप लोगों में से किसी के पास पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन ना हो। रिहायशी इलाके में स्कूल बनाना भी पब्लिक न्यूसेंस है। इसके पैरेलल सीआरपी का सेक्शन 133 है, वो ये कहता है कि जैसे कि आपने कहा लॉन्ड्रिंग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह होगी, या किसी किस्म के जानवर वगैरह बांधना या दरवाजे पे लगाना, ऐसा अगर जो गिरने का अच्छा है, वो किसी जगह बात करता है, तो क्या हम उसे भी पब्लिक न्यूसेंस की मद में लेंगे? क्योंकि 2 रेमेडी हमारे पास इस वक्त में मिलता है, जैसे कि 91 और 133, तो उनसे बेल करनी चाहिए। मतलब चूज ऑफ रेमेडी मैंने उसके पहले लेक्चर में भी शायद आपको बताया था, चूज ऑफ रेमेडी हमेशा ग्रीव्ड पे होता है। तो उसने क्रिमिनल साइड पे जाना है, उसने सिविल साइड पे जाना है। ठीक है, रेमेडीज दोनों में आपको अलग अलग मिलती है। वहाँ पे क्रिमिनल साइड पे जाएंगे तो आपको वो पनिश, उस बंदे को पनिश किया जाता है। ठीक है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिविल साइड पे आपको डैमेजेस दिए जा सकते हैं और उस न्यूसेंस को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है, आप अगले बंदे को सजा दिलवाना चाहते हैं या आप न्यूसेंस रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो चूज ऑफ रेमेडी हमेशा बड़े इख्तियार के साथ की जाती है कि आप उसको सिविल कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, टार्ट की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, या आप उसको क्रिमिनल कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग टार्ट में चले जाते हैं, वो जाके क्या सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हैं। ठीक है, और अगर सिविल साइड पे अगर आप आ जाती हैं तो आप उसके ऊपर रिमूवल में चले जाते हैं, आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। क्रिमिनल साइड पे जाएंगे तो फिर आप उस तरह की अथॉरिटी जो है वो तो आप पनिश कर सकते हैं किसी को। उसके अलावा क्रिमिनल में क्या करेंगे आप, जैसे 490 एक्ट और 489 एक्ट है, उस बंदे को आप रिकवरी तो नहीं करके देते, सिर्फ सेंटेंस देते हैं आपको, उसको अगर प्रूव हो जाए। रिकवरी तो हमेशा आपकी चूज ऑफ रेमेडी अगर सिविल नेचर की होगी, राइट तो वहाँ पे जाके इन्फोर्स होगा। क्रिमिनल में ऑफेंस है, ऑफेंस की सिर्फ और सिर्फ या फाइन है या पनिशमेंट होती है, तीसरी कोई रेमेडी वहाँ पे नहीं। ठीक है, या एक 145 में सिर्फ रिस्टोर किया जाता है पोजेशन, जहाँ डिस्प्यूट पैदा होता है कि अगर 2 महीने पहले से किसी बंदे के को डिस्पोजेस किया जाता है, उसको रिस्टोर करके 145 की जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है तो कंसर्न मजिस्ट्रेट। अगर आपने रिमूवल करानी है तो उसको आप सिविल कैटेगरी में लेके आएंगे। कैटेगरी नीचे लिखी हुई थी इसकी, आप ये देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक न्यूसेंस इट इज रेजिडेंशियल एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट क्या क्या है। पहला ये देख लें आप, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और कम्युनिटी, यहाँ डिफरेंस है। अगर एक कम्युनिटी या पर्टिकुलर क्लास को भी आता है तो वो पब्लिक न्यूसेंस ही है। ठीक है, अगर एक गाँव के लोग एक कम्युनिटी है, जरूरी नहीं है कि पूरा सिटी हो, है तो वो कम्युनिटी, अगर उसको कोई इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो वो भी 91 में आ सकते हैं। उसके अलावा तीसरी आपकी के ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हाईवे, अगर इस तरह रोका जाता है तो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, ये सिर्फ कैटेगरी हैं, इनको लिस्ट बाहर निकाल के रख लीजिएगा। ये आपको सिर्फ इसलिए काम आएगी कि जब आप इस तरह का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप उसकी कैटेगरी लिख सकते हैं
कि ये कैटेगरी होती है पब्लिक न्यूसेंस की। इसमें से अगर कल को कोई आपके पास काज आ जाता है तो आप उसकी रेमेडी अवेल कर सकते हैं 91 के तहत। आगे आपका सेकंड है सर अभी वो लेटेस्ट उसमें अमेंडमेंट आ गई है, वैसे भी इसके अंदर 93 भी है, आप उसकी परमिशन डीसी से भी ले सकते हो। अच्छा पब्लिक हाईवे के ऊपर है, उसके बाद आपका ओपनिंग ऑफ ब्यूरो ग्राउंड्स, ठीक है, आप कब्रिस्तान के रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, कब्रों से रिलेटेड आपको कोई इशूज है। उसके आगे नाम आपका है स्लॉटरिंग कैटल एंड पब्लिक स्ट्रीट, ठीक है, ये जो आपके बूचरखाने बने हुए हैं इसके ऊपर आप गंदगी है, ये आपने देखा होगा रामेश्वर चौक के अंदर वो मुर्गियों वाले जितने हैं वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है, दैट इज आल्सो पब्लिक न्यूसेंस, आप उसके रिमूवल के लिए भी जा सकते हैं, वो लोकेलिटी में नहीं हो सकती। उसके आगे ना वो ओपनिंग ऑफ स्कूल एंड रेजिडेंशियल एरिया, ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लक्शन, जितने भी वेस्ट आप ये जितने आपके पिछले दिनों ये केस बना आपका जितना सिटी का वेस्ट जो था वो सारा का सारा ये बाउंडन वाले जो टोए यहाँ पे डाला जा रहा था, तो पब्लिक न्यूसेंस का केस और बड़ा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इवन के डीसी साहब को कई के दिन जाके राम राजा साहब से कोर्ट में बाहर उठाया गया था, उन्होंने खींचा। तो इस तरह के पब्लिक न्यूसेंस के केस हैं वो आप लिस्ट एक निकाल लीजिएगा, बजाय कि हम इसको बताएंगे, इसका भी पहले स्टार्ट भी दी गई है, तो उसकी बेस पर आप शुरू फाइल कर सकते हैं। परमिशन 93 में आप डिप्टी कमिश्नर से भी ले सकते हैं सर। नहीं, आपको पहले दिन भी बताया था कि दो रेमेडी आप सेम टाइम पे अवेल नहीं कर सकते, आपको चूज ऑफ रेमेडी हमेशा एक करनी पड़ती है। जैसे दो पैरेलल चीजें चल नहीं सकती, अगर एक साइड पे रिफ्यूज हो जाए कि नहीं करना, दूसरी साइड से आर्डर आ जाए, कंट्राडिक्शन हो गई, एक बंदा आर्डर लेके आ जाएगा जनाब वो मजिस्ट्रेट ने तो अलाउ नहीं किया और सिविल कोर्ट कहती है रिमूव कर दी, इसलिए पैरेलल रेमेडी भी नहीं चल सकती, इस तरह पैरेलल केस नहीं चल सकते। आप अगर क्रिमिनल साइड पे चले गए, अगर वहां पे जाके आपको रेमेडी मिल रही है फिर वहां पे ले, अगर आप वहां पे नहीं गए और सिविल साइड से मिल रही है फिर नहीं, दोनों पैरेलल तो किसी सूरत नहीं चल सकती रेमेडीज की हद तक, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आगे और आपने परमिशन की बात की है, परमिशन जो है ये अभी वैसे भी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई है उसमें तो उन्होंने वैसे खत्म कर दी है कि आपको परमिशन एडवोकेट जनरल की लेने की जरूरत नहीं। इस CPC के अंदर ऑलरेडी भी है कि अगर आप एडवोकेट जनरल के पास नहीं जाना चाहते तो अगर DCO को ऑथोराइज किया गया है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आप 93 के अंदर DCO के पास एप्लीकेशन दे रहे। तीसरी बात मैंने स्टार्ट में बता दी कि अगर ये दो काम आप नहीं भी करते तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है, आपका केस चल सकता है। अगर आप काज पे चले ऑर्डर 1 और रूल 8 की आप एप्लीकेशन दें, आपका केस कंटिन्यू रहेगा, उसमें किसी सूरत में वो सेट असाइड नहीं करते हैं। आप रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में आगे हैं तो आपका केस, आपकी वो न्यूसेंस जो है वो रिमूव की जा सकती है। जरूरी है सर वो बात मैं आपके आने से पहले वो डिस्कस कर लिया। आपने देखा है चूज ऑफ रेमेडी, अगर आपकी रेमेडी सिर्फ ये है कि आपने किसी बंदे को पनिश करना है, अब ये टार्ट की रेमेडी में इलेक्शन होता है, स्टार्ट और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपने कहा जी पैरेलल ऑफ 491 में, अब एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है, ये आपने जहन में रखना है। आप 490 है, आपका केस हो गया डिसमिस रिकवरी की हद तक का, ठीक है, आप किसी सूरत पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते उसको, ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। और अगर केस चल रहा है उसमें कितने % ऐसे केसेस हैं जिनमें आप कहेंगे डिसऑनेस्टी प्रूव हो गई है और वहां पे डिसप्रूव भी हो गया था, केस डिग्री हो गई, नहीं होता, ठीक है। हर केस में पूछा जाता है जी दूसरे केस में अगर चल रहा है क्या बना, अगर तो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आपका केस आर्डर 37 का डिसमिस हो गया है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, अब आप बिल्कुल तसल्ली हो जाएगा किसी को आप सजा दिलवा लेंगे डिसऑनेस्टी में। अब डिसऑनेस्टी प्रूव ही नहीं होगी एक साइड से, ये है क्लैश ऑफ रेमेडी चूज करने के बाद का इशू,
हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहते हैं जी पैरेलल चल रही है, ठीक है, लेकिन वो कोलिजन कर जाती है किसी स्टेज पे आके, आप खुद से अपने केस को डैमेज कर लेते हैं। आप पहले कोर्सिव को आर्म ऑफ लॉ यूज करते हैं कि जनाब मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैंने इसको सजा दिलवानी है। अब फॉर्मेट 89F में फटाफट जाके भाई की पिटीशन मूव की, उसको पकड़ाया, आ गया बाजू में पैसे दे दिए, रिलीफ क्विक मिल गया, ठीक है। अब ट्रायल की कोई एक ऐसी मिसाल देते हैं, फलां बंदे को उसके खिलाफ डिक्री भी हुआ है और उस बंदे को वहां पे सजा भी हुई है। ये आप उल्टा अपने लिए नुकसान करते हैं कि अगर आपका केस डिक्री हो गया है और अक्यूज को आप डिसऑनेस्टी में 3 साल सजा नहीं दिलवाते, ये क्लैश आ जाता है। सिर्फ क्लैश के लिए मौजूद है, आपने ये रखना है जहन में कि टार्ट की रेमेडी में चूज है। दूसरी सिविल में आप इन्वोक कर लेते हैं, आप चले गए हैं 489F में, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने चले गए हैं दूसरी साइड पैरेलल चला रहे हैं, अगर आप केस लूज कर गए, आप दूसरी साइड से भी लूज कर रहे हैं, आगे अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है जो मजिस्ट्रेट नहीं करते, वहाँ 250 का कोई नोटिस नहीं देता कि आपने मेरे पास एक इतने अरसे लिटिगेशन चलाई है उस बंदे को सजा दिलवाने के लिए, आपका केस जो है वो हमने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। एक आपके पास थोड़े अरसे पहले एक जज साहब यहाँ आए थे, उन्होंने पहले ये कोशिश की है कि उन्होंने शो का नोटिस सेंड किया अदनान सफदर साहब ने 250 CRPC का, तो भाई तुम्हारा केस जो है वो डिसमिस हो गया है, क्रिमिनल केस, उसको शो का नोटिस दिया गया कि बताओ अब तुम्हारे खिलाफ हरजाना तुम्हें इसको देना पड़ता। तो अगर प्रॉपर लॉ को भाई साहब उस तरह इन्फोर्स किया जाए तो फिर तो हमारी लिटिगेशन रुक दे। हम 2-3 दरवाजे खुद खोल लेते हैं और दोनों में से हम प्रॉपर रिलीफ नहीं ले सकते, और अगर एक से ले ले दूसरी की तरफ हम देखते हैं तो वो कोर्ट्स कहती हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये एक तजाद आ जाता है। मैंने अभी भी मिसाल दी कि अगर फर्ज करने सिविल साइड पे भी चल रहा है मजिस्ट्रेट, यहाँ ऑर्डर आ गई कंट्राडिक्शन की, सिविल कहती है नहीं रिमूव हो सकता, न्यूसेंस है ही नहीं, तो अगर मजिस्ट्रेट कहता है नहीं जी न्यूसेंस रिमूव कर दें, तो 2 कोर्ट्स का कोलिजन आ गया ना। तो जब कोलिजन आ जाता है, एक फ्रीक ले आएगा वहां पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर और दूसरा ले आएगा सिविल कोर्ट का, तो क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी सामने आ गई, अब कोलिजन हो जाएगा अल्टीमेटली। इसलिए लॉ ने बार बार ये कहा है, और ये पॉलिसीज डिसाइड होती है कि आप जब चूज ऑफ रेमेडी करते हैं तो आपका मतलब क्या है कि आप एक डायरेक्शन पकड़ें, उसी के ऊपर आप अपना रिलीफ लें। अगर वहाँ बेहतर मिल जाता है तो फिर दूसरी तरफ तो आप देख, उसके बाद तो आप देखते नहीं। तो ऐसा बंदा होता है जो खाली पहले आर्टिकल 37 का दावा चलाता जाए और वहाँ पर उसकी डिसमिस होगी और अब जाके वो कहे कि चलो आप इसको सजा दिलवा दें। खुद लोग अपने केसेस खराब करते हैं, जैसे हम अपनी FIR में नाम मध्य भी डाल के हट जाते हैं। इसी तरह रेमेडीज के चूज पे जो स्टेज है बड़ी कंसर्निंग, कि सोचो ये चूज करनी है या नहीं करनी। अब न्यूसेंस के अंदर 6 या 7 कैटेगरी लिखी हुई हैं कि आप इन्वोक कर सकते हैं सिविल भी, आप इन्वोक कर सकते हैं टार्टस रेमेडी भी, आप इन्वोक कर सकते हैं क्रिमिनल भी, लेकिन इन्वोक एक करनी है। आप ऐसे नहीं हो सकता, रिवीजन भी नीचे रिव्यू भी फाइल किया और ऊपर अपील भी फाइल किया, ठीक है। ये क्रिमिनल वाली साइड पे अक्सर उनका जजमेंट आपने पढ़ी है कि क्रिमिनल पैरेलल चल सकती है, सिविल भी पैरेलल चल सकती है। प्रोसीडिंग चलने की हद तक का कोई इशू नहीं है, जजमेंट कोई भी नहीं देता, ठीक है। जैसे इश्यूज आ जाते हैं, प्रोसीडिंग चला लें कितनी मर्जी चलानी है, इन्वोक कर लें, आप रेमेडी नहीं ले सकेंगे। आप रेमेडी आप तब भी लेते हैं जब आपने एग्जैक्ट फोरम चूज किया हो, ठीक है सर। रेमेडी लेने के लिए हमें एक वापस लेना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है, आप उसकी प्रोसीडिंग, मैंने कहा जब आप चूज ऑफ रेमेडी करते हैं, कॉशियस टाइम तो कब है, आप उस वक्त सोचें आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आप उसके खिलाफ रिकवरी सूट फाइल करें, आप उसकी पनिशमेंट की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हम स्पीडी रेमेडी की तरफ जाते हैं, कोर्सिव आर्म ऑफ लॉ यूज करते हैं, और वहां पे अगर हम किसी बंदे को बेगुनाह डिक्लेयर करवा लें तो वो आके वो सारी की सारी कापी ऑर्डर 37 में देता है, तो पता चल जाता है कि जनाब एक फोरम के सामने इसकी ये सिचुएशन है। अल्टीमेटली अपने आप को नुकसान करते हैं, आप वहाँ पे भी खारिज करवा देते हैं। तो जो अगर उस वक्त ये फोकस रहा होता तो मकसद रिकवरी है, लेकिन लोगों ने उसको डिसऑनेस्टी प्रूव करने के लिए सलाह भी नहीं होती सर। आपने कहा है ऐसा है ये तो पैरेलल चल सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है, प्रोसीडिंग्स चल फैसला किसका है, फैसले तो नहीं, मैंने पूछ लेते ना कोर्ट्स में, आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अभी कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट्स करके आर्टिकल 37 जज ने मुझे फैसला करने से पहले पूछा क्रिमिनल का क्या बनता है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है।
उसने पहले पूछा क्रिमिनल का क्या बात, मतलब जो फैसला पहले है उस पर मामला हो। अल्टीमेटली आपको क्विट कर देना चाहिए। अब मुझे अगर मेरा केस डिसमिस हो गया उसका दूसरे फ्री का ऑर्डर 33 का, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे डिसऑनेस्टी प्रूव नहीं कर सकता। अगर एक फोरम पे मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि इट वाज इशूड बाय फॉर द गारंटी चेक है, डिसऑनेस्टी हो गई, अब जोर लगा दे तो क्रिमिनल साइड प्रूव नहीं कर सकता। अगर उस वक्त बंदा चूज ऑफ रेमेडी ठीक कर ले, ठीक है, तो फिर तब ठीक है। सर इसमें ये भी तो पॉसिबल है ना कि आफ्टर एक्विटल, ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादातर केसेस होते भी हैं कि ऑर्डर 37 में दावा जो है डिग्री हो जाता है उसमें, क्योंकि कोर्ट्स ये भी उन्होंने देखना होता है कि जो एविडेंस उस कोर्ट में दिया गया है उसको जो बेनिफिट ऑफ डाउट पे दिया गया है उसको एक्विट किया गया है, लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है। तो इसमें प्रॉपर जो तरीकाकार है वो क्या होना चाहिए कि क्या ये होना चाहिए कि आफ्टर एक्विटल वो दावा डिग्री हो? वो तो डिपेंड नहीं करता, फॉरवर्ड केस जो है वो अपने फ्लो में चलता है, पता नहीं उसने क्विटल आपके डिसीजन से पहले होना है या नहीं होना। बात मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक्चुअल काज है क्या। आपने पैसे दिए किसी को, उसने आपके पैसे, आपको चाहिए पैसे, आपका मकसद ये थोड़ी होता है कि हमने पैसे नहीं लेने, इसको सजा दिलवानी है, ठीक है। मैंने इसलिए बार बार कहा कि जब आप चूज ऑफ रेमेडी करते हैं तो आप फौरी तौर पे क्रिमिनल के इस सेंस में देखते हैं कि बंदा पकड़ा जाएगा, स्पीडी रेमेडी है, जेल जाएगा, तंग होगा, पैसे दे देगा, ये तो आप शॉर्टेस्ट वे यूज करते हैं, फिर आपको ऑर्डर 37 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ऐसा नहीं हुआ, देखा होगा आपने, एक बंदे की जब बेल कन्फर्म हो जाती है ना, फिर वकील उसको मशवरा देता चल यार ऑर्डर 37 तेरा है, अगर उसकी बेल कन्फर्म ना हुई हो, अभी वो जेल में है, तो फिर वो निगोशिएशन की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप कोई ऐसी मिसाल मेरे भी सामने ले आए कि अगर आपका ऑर्डर 37 डिसमिस हो गया हो और उस साइड पे क्रूज को सेंटेंस हो गई हो, डिसऑनेस्ट होता ही नहीं ऐसे, ये अल्टीमेटली पैसे लेने थे, मकसद है रिकवरी करना। मैंने बेशुमार ऐसी जजमेंट्स देखी हैं कि सिर्फ वो कहा जाता है कि जी ऑर्डर 37 का डिसऑनेस्टी अगर है, आपको रेमेडी सिविल मौजूद थी, आप उसको चलाते। बेशुमार ऐसी जजमेंट भी हैं जिसमें कहा कि पैरेलल चल सकती हैं, वो प्रोसीडिंग की हद तक है, लेकिन साथ में वो ये लिख देते हैं कि जनाब अगर उस साइड पे अगर आप रेमेडी ले सकते थे फिर आपको कोर्सिव आर्म ऑफ लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए, आप पैसे दें। सर यहाँ पनिशमेंट करने का मतलब तो ये, फिर आपको पैसे नहीं चाहिए। तो ये चेक ले लेते हैं कि इसको पर्चा करवाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा, तो फिर रिकवरी तो नहीं ना हो सकती। मकसद तो फिर वही है ना, आपको मैंने इसलिए कहा चूज ऑफ, आपको पैसे चाहिए तो आपके पास प्रॉपर फोरम ये है कि आप उसके खिलाफ रिकवरी सकते, ठीक है। आप सेंटेंस में जाएं चलाएं प्रोसीडिंग, कोई नहीं रोका उसने, सीआरपीसी क्रिमिनल सिविल पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल सकती है, मैंने प्रोसीडिंग का लफ्ज यूज किया, ठीक है। जजमेंट्स नहीं आ सकती उससे, या वहां से भी रिमूवल का ऑर्डर आ जाए और वहां से भी रिमूवल का ऑर्डर आ जाए, कंट्राडिक्शन, वो भी डिसीजन दे दे और वो भी दे दे। डिसीजन के टाइम पे जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हम आके ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि जनाब फलां सिविल जज को कोरम नॉन जुडिस है, ये केस नहीं सुन सकता। बेशुमार ऐसी जजमेंट्स हैं, वो कहते हैं डिसीजन नहीं दे सकता, प्रोसीडिंग तो चला सकता है, ठीक है। वो कहता है जी मैं प्रोसीडिंग चला रहा हूँ, मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया। इसी तरह मजिस्ट्रेट भी करते हैं, प्रोसीडिंग चलाते रहते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, पता जी मैं इस केस में सेंटेंस नहीं दे सकता, ट्रांसफर कर देते हैं उस स्टेज पे जाके जिसने डिसीजन की स्टेज है। क्यों? सेक्शन 77 में लिखा है कि फलां मजिस्ट्रेट फलां तरह की पनिशमेंट दे सकता है, और सिविल साइड पे आपने सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है 1962 का, उसमें देखा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरह के केस है। आपने बेशुमार देखे में प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो सिविल जज थर्ड क्लास की कैटेगरी से बिल्कुल बाहर है, उसके पास चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जब डिसीजन की स्टेज आती है, प्रोसीडिंग का कहीं रुकावट नहीं है, प्रोसीडिंग चलाएं आप, उधर भी चलाएं उधर भी चलाएं। जब डिग्री हो जाता है तो अल्टीमेटली आपको रेमेडी किसी एक जगह से मिलनी होती है, ठीक है। कन्फ्लिक्शन नहीं आ सकती इसमें। 92 है जहाँ पब्लिक चैरिटीज, कोशिश की स्पीडी अपील तक चले जाए, फिर ऑब्वियसली इस तरह आ जाता है। पब्लिक चैरिटीज, ये पब्लिक चैरिटीज रिलेटिंग टू ट्रस्ट है ज्यादा आपका, ठीक है। रिलीजियस ट्रस्ट हो या उसके अलावा कोई आपका चैरिटेबल ट्रस्ट हो, उसका भी आपने केस फाइल करना है। स्पेशल प्रोसीडिंग्स है, स्पेशल केस चलता है ये भी, ठीक है।
और इसके लिए भी आपको वही प्रोसेस जो 91 में गुजर के आना पड़ता है। आपको 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं अगर केसेस रिलेटेड टू पब्लिक चैरिटीज वर्ड इंपॉर्टेंट इसकी। इन केस ऑफ एनी alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes for a charitable or religious nature or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust। 3 काम उसने बता दिए हैं, नीचे एक लिस्ट भी दी है। रिमूविंग एनी ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, declaring what proportionate the trust property and the interest therein, authorizing the whole or any part of trust property, settling a scheme, granting such further। ये सारी कैटेगरी से ट्रस्ट से रिलेटेड है। ये जैसे हमने 91 की लिस्ट में देखा कि इस तरह के केसेस न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस। आपने ट्रस्ट के केसेस करने हैं, आप ट्रस्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, पता नहीं आपका इस सिलेबस में है कि नहीं है, पढ़ के आए हैं। ठीक है। ट्रस्ट एक्ट के अंदर आपको उसका फॉर्म तरीकाकार पता है। एक बादशाह होता है, एक ट्रस्टी होता है और उसके ऊपर एक बेनिफिशियरी होता है। अगर ट्रस्ट से रिलेटेड कोई काम है आपको इसमें ये मेंशन कर दिया गया है, आपने ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी है, उसकी रिमूवल करवानी है और उसके ऊपर प्रॉपर्टी का किसी तरह का, और तो केस कौन लेके आएगा? केस हमेशा बेनिफिशियरी लेके आएगा जिसके लिए वो ट्रस्ट क्रिएट होता है। इन्फ्रिंजमेंट उसको है बेनिफिशियरी, ठीक है। ये आपने स्पेसिफिक करना। ट्रस्ट की 16 काइंड है, ट्रस्ट की 16 काइंड्स हैं। ये ट्रस्ट स्पेशल पर्पस के लिए भी ट्रस्ट होता है, पब्लिक पर्पस के लिए भी ट्रस्ट होता है, ठीक है। ये कैटेगरी आप पढ़ लेंगे, आपको ट्रस्ट की डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ भी उसने क्या कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट है। पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन जो है ये भी आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में या आपको ये मिल सकती है, आपका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके अंदर भी ये डिटेल के साथ पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाता है उसको हम पब्लिक पर्पस कहते हैं, ठीक है। अगर पब्लिक पर्पस के रिलेटेड कोई ट्रस्ट क्रिएट है और उस ट्रस्ट के अगेंस्ट आप कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो फिर तरीकाकार आपको 92 के तहत दिया गया है। आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग सूट फाइल कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं ऑर्डर 1 रूल 8 की, या आप परमिशन ले सकते हैं डिप्टी कमिश्नर DCO से, फिर आप सूट फाइल कर सकते हैं। ये 2 परमिशन 91 और 92 की अभी जो लेटेस्ट आई है CPC अमेंडेड होके उसमें उन्होंने ये खत्म कर दी, ठीक है। अभी इसका पता नहीं बस अब ओरियन पूछते हैं। अभी जो लेटेस्ट आई है 2018 में अमेंडमेंट आई थी, एक अभी अमेंडमेंट आ गई है लेटेस्ट, उसकी अभी इन्फोर्समेंट शुरू नहीं हुई प्रॉपर। ये चिन्योर वाले ज़िले में उसकी स्पेसिफिकली उन्होंने की थी, इस साइड पे तो वो भी नहीं की, लेकिन यहाँ परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करना होगा। कोई सिंगल इंडिविजुअल ना पब्लिक न्यूसेंस का केस कर सकता है, ना पब्लिक चैरिटी का केस कर सकता है। लिस्ट प्रोवाइडेड है आपके पास, किसी कैटेगरी का केस आ जाए, ट्रस्टी है जी अकाउंट में खुर्द बुर्द कर रहा है ट्रस्टी, आपको 92 के तहत सूट फाइल करना होगा, ठीक है। आप उसकी रिमूवल में जाना चाह रहे हैं, आपको 92 की कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा 93 जो है वो आपको पहले ही राइट दे दिया गया। ये जो 91 और 92 में एडवोकेट जनरल का वर्ड यूज है, अगर आप उससे परमिशन नहीं लेना चाहते, आपके पास अगर ऑथोराइजेशन है, आपके लोअर लेवल पे डिप्टी कमिश्नर को अगर ऑथोराइज किया गया है तो आप वो एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दें। मैंने एक दफ़ा इस तरह किया था, बजाय के ऊपर जाने के डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दे दी कि आप परमिशन ले दें, तो हालात इस तरह के थे कि डिप्टी साहब पूछने लगे कि ये मुझे कोई कहाँ लिखा है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो 93 CPC के अंदर ये लिखा हुआ था, और ये इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं ना कि स्पेशल नोटिफिकेशन इसके लिए इशू नहीं होता उस तरह। ये सेक्शन 93 में उसको ऑथोराइज किया जाता है, जिस तरह हम ऑफिशियल गजट का वर्ड सुना होगा आपने, ये साल में एक दफ़ा अलाउ कर दिया जाता है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो कर सकती है किसी को डी नोटिफाई या नोटिफाई, लेकिन ये ऑफिशियल गजट में आ जाता है कि जितने DCOs हैं
उनके पास ये अथॉरिटी है 93 सेक्शन के तहत कि अगर कोई अफेक्टेड या ग्रीव पर्सन उनके पास आ जाए परमिशन लेने के लिए, तो DCO 93 सेक्शन के तहत परमिशन ग्रांट कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग जो भी उसके रेजोल्यूशन होती है। तो ये 3 सेक्शन आप इनको इन्वोक कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक चैरिटी के केसेस में। ये सेक्शन 9 की कैटेगरी भी आप याद रखिएगा, ये कंडीशनल बार भी थी, ठीक है, 91 और 92, 83 और 84 दो वाली चीज़ें। आगे आपका आ गया, लोग बहुत कम यूज करते हैं सेक्शन 94, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। जिस तरह सेक्शन 30 बहुत कम यूज होता है, इस तरह लोग 94 भी बहुत कम यूज करते हैं। हालांकि ये बड़ा स्ट्रांग सेक्शन है, बड़ी वास्ट किस्म की पावर दी गई है इसमें सिविल कोर्ट को। ये इसकी प्रोसीडिंग के दौरान अगर कहीं भी अदालत को लगता है कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, तो वो कुछ डायरेक्शन इशू कर सकती है उस अब्यूज प्रोसेस ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए। इंसाफ का जहां कत्ल होता हुआ नजर आ रहा हो अदालत को, तो फिल फॉर 94 की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। आप इसको कह सकते हैं कि CPC के अंदर भी एक क्विक रेमेडी मौजूद है जो 94 की सूरत में फौरी तौर पे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी को जब डेवलप इशू को बात करें किसी भी केस में, वर्डिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है, पहले इसकी स्टार्ट में दे दीजिएगा 94। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, जहां इंसाफ का कत्ल होता हुआ आपका नजर आ रहा हो, फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट सो प्रिस्क्राइब्ड इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट। ऑलरेडी ने तो ये काम सुना होगा, इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगी फलां बंदे की, फलां जजमेंट लेटर के, फलां डिफेंडेंट के वारंट ऑफ अरेस्ट। ये CPC के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है। आपको खदशा है कि जनाब अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है या लॉ डिफीट किया जा रहा है, जस्टिस नहीं दिया जा रहा, तो फलां बंदा जो है वो इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, तो आप उसके वारंट इशू करवा के उसके अरेस्ट करवा सकते हैं। इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। आपने सेक्शन 24, 25 को रिपील हो चुका है जो कास्ट और सिक्योरिटी की हद तक है। आप डिफेंडेंट से सिक्योरिटी पहले भी ले सकते हैं, जिस तरह जजमेंट आने से पहले उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी हो सकती है, इसी तरह आप उसकी अपीयरेंस की सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। एक दफा अदालत में आ गया वो बंदा या नहीं आ रहा, आप उसको शो वारंट इशू करके कोर्ट में तलब कर लें, आइंदा की अपीयरेंस के लिए आप उससे श्योरिटी ले लें। तो ये काम 94 के तहत भी किया जा सकता है। यहाँ अदालतें क्या करती हैं, नहीं आ रहा कि हम दूसरा मोड यूज कर लेती हैं, प्रोक्लेमेशन दे देते हैं, एक तरफा करवा लेते हैं। अगर आप समझें कि उसका कोर्ट में आना मुनासिब है, जरूरी है, उसके ना आने से जस्टिस डिफीट होगा, तो आप 94 की एप्लीकेशन दें, इशू वारंट करवाएं उसका और कोर्ट के सामने उसकी अपीयरेंस को इंश्योर करें। ये क्या तरीकाकार है कि नहीं आ रहा, प्रोक्लेमेशन करें, एविडेंस रिकॉर्ड करें। जब वो घर बैठा रहता है उसको पता चलता है एक तरफा फैसला हो गया, आराम सुकून से आता है, आगे सेट असाइड की एप्लीकेशन दे देते, कार्रवाई फिर जब ऐसे ही होता है ना कि नहीं आ रहा जी, प्रोसीडिंग चल रही है, नोटिस गया नहीं आया, रजिस्टर्ड एडी गया नहीं आया, प्रोक्लेमेशन गया नहीं, एक तरफा करना। आप उसकी इंश्योर करवाएं उसकी प्रेजेंस को, ताकि वो कल को एक तरफा की सिचुएशन में जाने के काबिल ही ना रहे। आगे एप्लीकेशन उस तरह की ना आए, कल को नहीं आता, लेकिन यहाँ श्योरिटी दे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी फॉलो पैटर्न पे चलते हैं, एक्सपर्टी करा के डिसीजन लेके घर बैठते हैं, ठीक महीने के अंदर अंदर, या फिर डेट ऑफ नॉलेज से लोग आगे सेट असाइड मूव कर देते हैं। इसको रोका जा सकता है, इतनी बड़ी सर 94 मैंने इसको 2 दफा इन्वोक किया है और ऐसी क्विक रेमेडी ली है। मजे की बात यह है जहाँ जज को इग्नोरेंस हो ना, थोड़ी बहुत पता ना हो, हमें प्रिजम्पशन भी होती है जज नोज ऑल दी लॉ, लेकिन जहाँ जज को नहीं बेचारे को पता होता वहाँ आप फिर तगड़े हो जाते हैं। आप 94 जब मैंने एप्लीकेशन मूव की जज तो ये क्या है, कभी आई नहीं है, और जज साहब भी बड़े तगड़े थे, मतलब लॉ नोइंग था सर। तो मैंने उनको कहा सर आप उसको रेस्ट करें, मैं उस कैटेगरी में जाने नहीं चाहता,
आप उसको एक दफ़ा कोर्ट में तलब कर लें, बांध लें, उससे सिक्योरिटी ले लें। उन्होंने फौरी तौर पर उसको इसीलिए वारंट इशू किया था, तो उसको पुलिस को गया, उसको कहा जब उसको लेके आए, फिर उससे श्योरिटी ली गई, ये कल को कहीं बाहर ना चला जाए, ठीक है, ये कल को बाहर चला जाएगा, मैं एक तरफा डिग्री लेके बैठा रहूँगा, श्योरिटी अभी से ले ली इससे, अगर चला गया कल को एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सा सेक्शन है, जिसको आप किसी स्टेज पे भी, किसी स्टेज पे भी रोक कर सकते हैं। दूसरी बात, जब पैर भी का नोटिस है, फिर वो पेरेंट्स का है ना, आप उसको पक्का करें ना। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, आप बिल्कुल चुप रहते हैं, नोटिस किया जी नहीं आ रहा, फिर नोटिस करिए, नोटिस कर दिया नहीं आ रहा, जज कहता जी हम उसको पकड़ के भी लेके आ सकते हैं, उसको कहते हैं 94 है, उसके पेरेंट्स को छोड़ करवा लें। हालांकि हम कहते हैं कि हारस कर लें, नहीं नहीं, हम कहते हैं एक तरफा कर लें, हम भी खुश होते हैं तो पार्टी को हम एक तरफा फैसला लेके दे दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उसको एक दफा तो कोर्ट में ले आए विद श्योरिटी, आप उसके पेरेंट्स का दामन आ गए, तो ये 94 की क्लास ए है, बी सुन लें। एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर श्योरिटी कमिट हिम टू सिविल इम्प्रिजन, आप उसको सिविल जेल भेज सकते हैं अगर वो श्योरिटी नहीं देता अपनी अपीयरेंस की। अगली बात है, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश श्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम and to place the same at the disposal of court and order the attachment of any property। ये वो ऑर्डर 38 वाली, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को फैसला होने से पहले भी अटैच किया जा सकता है। अगर आपको अप्रीहेंशन हो कि फैसला होने तक ये प्रूफ कर देगा, कल को एग्जीक्यूशन मुश्किल हो जाएगी, तो वो सब्सटेंटिव लॉ में भी मौजूद है 94 की सूरत में, और ऑर्डर 38 में प्रोसीजर है। आपको खदशा है कि डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड केस चल रहा है वो डिस्पोज कर देगा, उसको भेज देगा, आप उसको जजमेंट से पहले अटैच करवा लें। बहुत सारे लोगों को ये वो प्रीसेप्ट का और एग्जीक्यूशन का बड़ा कंफ्यूजन पड़ती है। प्रीसेप्ट जो है वो सिंपल अटैचमेंट है, वो ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, वो एग्जीक्यूशन ट्रांसफर होती नहीं है। वो प्रीसेप्ट सिर्फ है फलां जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी तुम्हारी हदूद के अंदर आती है, इसको 2 महीने के लिए अटैच करके रखो, या मैक्सिमम उसको इनहेंस किया जाता है फर्दर 1 महीना। तो प्रीसेप्ट का क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन से कभी भी मिक्स नहीं करना। प्रीसेप्ट सिंपल अटैचमेंट ऑफ जजमेंट डेटर प्रॉपर्टी है फॉर पर्टिकुलर पीरियड, वो एग्जीक्यूशन नहीं है, ये है प्रीसेप्ट। इसी तरह आपको लगता है कि वो डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी, आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा लें, 94 की एप्लीकेशन देंगे सर इसमें एक सेकंड बस। तीसरा है ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू द सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड। कुछ ऐसे स्ट्रिक्टो सेंसो होते हैं जहां पे आपको खर्चा के लिए ऑर्डर 39 उस तरह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि आप 39 को इवोक करने के लिए आप उसको मिक्स करके पढ़ते हैं 56 के तहत कि कहाँ इंजंक्शन देना है कहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ ये है, आपने स्टैब्लिश सिर्फ ये करना है कि जनाब यहाँ अगर इंजंक्शन ना दिया गया तो अब्यूज प्रोसेस ऑफ जस्टिस हो जाएगा। आप ना करें कि मुझे परामाफशाही है, बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स है या नहीं है, इररिपेरेबल लॉस है या नहीं है, आप सिर्फ एक पॉइंट पे इंजंक्शन ले लें कि जनाब अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ होने जा रहा है, स्टे दे दें। लेकिन उसके लिए फिर एप्लीकेशन 94 की होगी, वो फिर 39 में नहीं जाएगा। 39 में इंजंक्शन लेना है, 3 इंग्रेडिएंट साइन का नन एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। यहाँ तो ओपन आप एक सिंगल चीज एस्टेब्लिश करें, अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, स्टे दे दें, कोर्ट दे सकती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ भी ये कवर्ड appoint a receiver of any property and enforce the performance of his duties by attaching and selling his property। ये जो रिसीवर हम ऑर्डर 40 के तहत अपॉइंट करते हैं, वो अगर वहाँ ना अपॉइंट करें तो यहाँ भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट पे है ये वो लास्ट वाला वो वाला प्रोविजन है जो ओपन कर देता है पूरे राइट्स को। मेक सच अदर इंटरलॉटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। अगर पहली 5 कैटेगरी नहीं भी अट्रैक्ट कर रही तो ये एक ऐसी प्रोविजन डाल दी गई, इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर दें, कोर्ट कहती है जनाब बताएं हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट कुछ भी कर सकती है,
आपको तो वास्ट किस्म की पावर दे दी गई 94 की सबसे लास्ट क्लास ई के तहत, जहां सिर्फ आपको ये लगे कि कहीं भी अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिकल एक मिसाल देने लगा हूँ, आपका भी केस अगर कोई चल रहा हो लॉ पॉइंट पे और केस तलबी में पड़ गए, तो जज साहब को तो खुद चाहिए कि लॉ पॉइंट पे तलबी में जाए ना, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है तो आप खुद डिसाइड कर लें कि केस चल ही नहीं सकता। अभी अभी मैं कोर्ट में आर्गूमेंट्स करके आया हूँ, तो जनाब वो ADJ साहब हैं, आमर साहब क्या, आमर हबीब साहब, मैंने उनको कहा सर कि मतलब ये केस क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसमें कि ये पैरेलल रेमेडी का केस है, ये 12-2 नहीं चल सकती, नीचे से खारिज हो गई, रिवीजन चल रही है। वो कहते हैं कि हम तलबी में पड़ गए हुए हैं, अब जब तक तलबी मुकम्मल नहीं होगी मैं कैसे इसको खारिज कर दूं, मुझे नजर आ रहा है कि ये नहीं चलनी चाहिए। सर वो आपकी शायद मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेमेडी हमने अवेल कर ली, वो खारिज हो गई है, और दूसरी रेमेडी हम अवेल कर रहे हैं वो पेंडिंग है। मैंने जज साहब को ये कहा है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये आप यही खुद कोर्ट इसका आंसर करती है, आप कोर्ट खुद आंसर करके केस डिसमिस कर दे, रिवीजन डिसमिस हो सकती है। कहते हैं चूंकि ये डिसमिस होनी होती तो पहले आर्डर पे हो जाती, जज साहब को करनी चाहिए थी, ये शाहजेदार साहब ने भी मुझे लास्ट डेट बता दी होनी चाहिए थी, नजर भी आ रहा है कि होनी चाहिए, क्योंकि हम अब तलबी में पड़ गए हैं तो हमें कल को कोई पूछ लेगा कि देखिए तलबी मुकम्मल नहीं किया आपने। तो मैंने कहा सर इनहेरेंट पावर यूज करें आप, आपको रिवीजन तो इनहेरिटेड राइट है, आप यूज करें उसको, आपने जस्टिस करना है, आप यहाँ इस स्टेज पर लिखें कि तलबी में केस चल रहा है लेकिन लॉ पॉइंट पे ये मेंटेनेबल ही नहीं है, आपको कौन सी चीज रोकेगी? नहीं यार देखिए वो बड़े मामला होते हैं, हमें इंक्वायरी के लिए बुला लिया जाता है, ये होता नहीं वो। जस्टिस तो बड़ी स्पीडी तरीके से दिया जा सकता है अगर विल पावर हो तो, और सेक्शन 94 भी ये वो वास्ट किस्म की पावर है किसी भी सिविल जज के पास, अगर वो इंसाफ करना चाहता है और उसको ये लगता है कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है तो 94 इन्वोक कर ले, वहीं पे रोका जा सकता है। ये लास्ट तो उसने बड़े ओपन वर्ड लिख दिए हैं, मेक सच अदर इंटरलॉकटरी ऑर्डर एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, जो उसको मुनासिब लगता है तो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। देखिए दूसरी स्टेज जो दूसरी एप्लीकेशन है वो भी आप किसी स्टेज पे दे सकते हैं, ये 94 भी आप नहीं हुआ जी, ये खारिज हो गया, हमने अगर दावा 39 वाला 39 वाला खारिज हो गया, हाँ जी ठीक। और अब हमें ये है कि वो जो है केस का फैसला जब प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दिया तो हम उसके बाद भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये इन्वोक कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक चीज एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, जनाब अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, 39 खारिज हो गई है, ठीक है। अब केस की प्रोसीडिंग के दौरान सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि जनाब वो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, जी स्टेट तो खारिज हो गया, अब वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं अब इसके ऊपर मैं 94 इन्वोक कर लेता हूँ, तो कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन के सेकंड जो एप्लीकेशन है नए सर्कमस्टांसेस पे वो 39 की किसी स्टेज पे भी आ सकती है, ठीक है। मैंने 2 भी बुक दिए हैं कि आपको इंटरम नहीं मिला, सिर्फ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक बंदा इंटरम देने गया नहीं मिला, इंटरम के खिलाफ उसने अपील की, अपील डिसमिस हो गई, अपील उस अपील के अगेंस्ट वो ऊपर रिवीजन में गया हाई कोर्ट, वहां से डिसमिस हुआ है और 60 डायरेक्शन ले आया जी नीचे जो मेरी मेन एप्लीकेशन है उसको अर्ली डिसाइड करवा दी। इंटरम स्टेज 39 की हाई कोर्ट तक भुगता है, आ गया मेरिट पे, फिर 39 पे नीचे गया उसी जज के पास जिसने प्रिलिमिनरी खारिज की है। तो मैंने जज साहब नजीब साहब को मैंने कहा मैंने सर क्या समझिए, ऑलरेडी आपने डिसमिस किया है, फिर उसी ग्राउंड पे आप कैसे इसको कन्फर्म कर सकते हैं? ये तो आपकी अपनी कंट्रडिक्शन होगी कि आप पहले एक ऑर्डर पास करते हैं डिसमिस। मैंने कहा मुझे तो बहस की जरूरत ही नहीं है, कहते नहीं फिर भी करते हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने अल्टीमेटली डिसमिस कर दी। फिर वो पार्टी को अपील करने की, अपील की स्टेज पे भी शाहजेदार साहब ने डिसमिस की हुई, तो मैंने कहा सर ये वही आई अपील। अब बात करने का मतलब ये है एड इंटरम 39 हाईकोर्ट तक, फिर वापस
फिर मेरिट पे 39। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक सिस्टम के अंदर रहते हुए जिसमें बड़े फ्लॉ हैं, जिसमें जुडिशरी प्रॉपर इन्वोक नहीं कर रहे, हमने 4 से 5 महीने ज़ाया किए सिर्फ 39। तो अगर ये कहा जाता है कि हाँ ऑलरेडी डिसाइड हो गया, बहस करने की जरूरत नहीं। ये CPC जिस बंदे ने बनाई है, जिस कंट्री में बनाई है, वो अपने पास से भी नहीं गुजरने देते इसको। CRPC जिन्होंने बनाई है वो अपने पास से भी नहीं गुजरने देते इसको। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लिए है, ये यहाँ पे मशहूर है ये लिटिगेशन इसी तरह से। सेक्शन 9 आप अपनी प्रैक्टिस में देख लें, कभी सेक्शन 94 की एप्लीकेशन प्रैक्टिस में वो भी ऑर्डर 39 में चले जाते हैं फटाफट, अटैचमेंट कर दें सर। केस के दौरान आप सप्लीमेंट कर सकते हैं ना, इसको सप्लीमेंट के तौर पे है। तो सप्लीमेंट जो होता है वो आप किसी स्टेज पे भी चले जाए, कोई कद करने लगाई नहीं कि आप यहाँ पे जाकर रोक जाएं, ठीक है। यहाँ सिर्फ 6 पावर्स हैं, वो 6 पावर आपने रखनी है। इशू आप वारंट करवा सकते हैं डिफेंडेंट की अपीयरेंस से, उसकी श्योरिटी के, एक बात। दूसरी बात उसने कहा है कि आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, 2 बात। तीसरा आप इंजंक्शन ले सकते हैं अगर वो उसकी वायलेशन करता है, उसी वक्त पुट इनटू प्रिजन। आपको सेपरेट कंटेम्प्ट फाइल करने की जरूरत ही नहीं है इस तरह की कैटेगरी। 39 में फिर सेपरेट कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ती है। अगर कोर्ट खुद देख रही है कि मेरे ऑर्डर की वायलेशन नहीं हुई, वायलेशन हुई है, तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में फेंक दे, उसके ऊपर फिर एविडेंस लेने की क्या जरूरत है। लेकिन हमने मतलब आपने खुद देखा, कभी किसी कंटेंट का डिसीजन देखा क्या? हलाला में बार बार लिखा है ऐसा कोई ऑर्डर पास ना करें जो अफेक्टिव नहीं है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। कोई ऑर्डर पास करे ही ना, तो हम ऐसे ऑर्डर भी पास कर देते हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं होता। खैर ये तो हमारे और आपके गिले हो सकते हैं ना, CPC के अगर हमने ऑर्डर 39 में स्टे की एप्लीकेशन जो है वो सर आगे बैठिए, हमने अगर स्टे ले लिया हो और उसकी नॉर्मल प्राइस करे B, अब उसके अलावा हमने कंटेम्प्ट भी फाइल कर दी और फिर भी वो हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने से बाहर नहीं आ रहा, तो उसके लिए 94 इन्फ्रैक्शन हो गई ना, वो तो 94 अटैक करेगा उसको। नहीं, आपने 39 मूव करी, आपकी 39 पे स्टे हो गया, स्टे की वायलेशन होगी, आपने कंटेम्प्ट मूव कर दी, स्टे इन्फ्रैक्शन हो गई, एक बात ठीक है। अब उसके बाद आपको लगता है अब्यूज प्रोसेस आप एक प्रोसीडिंग चल रही है, वो एक प्रोसीडिंग है फिर पैरेलल प्रोसीडिंग, समझते हैं। अब अगर वो प्रोसीडिंग ना चल रही है फिर तो 94 चलेगा, कंटेम्प्ट सेम कोर्ट में आती है ना। अब क्या किया जाएगा, उसको फर्दर तो रोका जाएगा ना, मजीद कुछ ये नहीं करेगा। प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है, कंटेम्प्ट भी चल रही है, तो अगर उसने तमीर कर लिया, रिमूवल कैसे होगी, ये तो उसके अंदर डिसाइड करेगी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कोर्ट पास इख्तियार है सिविल इम्प्रिजनमेंट को प्रॉपर्टी रीइंस्टेट करेगी किस सूरत में 144 सेक्शन